राज्य के प्रश्न अगर आपके कुछ राज्य के प्रश्न आपके अगर कुछ हो गए तो पहले वो ले लेते, फिर जिला स्तरीय ले लेते। एक ही बात है कि अभी जिले में बैठे जिले की बात कर लेते हैं। क्या है साहब, मेरे को एक बात बताइए, जब आपके पास पूर्ण बहुमत है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का क्या आपका मनोबल नहीं गिरता जब गोंदिया जिला भाजपा को इतनी मदद करता है और आप राष्ट्रवादी के साथ सरकार बना के बैठे मिनी मंत्रालय में? तो क्या आप ये गठबंधन तोड़ेंगे निकट भविष्य में 2-3-6 महीने में? नहीं तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे बीच जिले में? कहा से आप इतने आमदार जिताना है, इतने खासदार जिताना है, तो आपका सपना कैसे पूरा होगा? वो वक्त की क्या परिस्थिति थी उसके आधार पे आपल्याकडे बहुमत होता नहीं, आज तो है ना, अभी तो हटा सकते हैं ना। बहुमत तो कहीं भी नहीं रहता, सरकारें बन जाती है। देखिए आगे ख्याल रखेंगे ना। देखिए कि आए बहुत दिनों बाद उनसे तो बात कर रहे हो। उनको मालूम नहीं परिस्थिति, खाली जानकारी मालूम है उनको, सब मालूम। बावनकुळे साहब को क्या नहीं मालूम, वो छूट के जले हुए वो तो। आज इतना है भाजपा में अन्याय नहीं होगा जो अन्याय बावनकुळे साहब के साथ हुआ था, करेक्ट, बटोरे साहब के साथ हुआ था। आज ये खुद जिले प्रदेश के अध्यक्ष है। अब अच्छे लोगों की टिकट नहीं कटेगी भाजपा में, अच्छे लोगों को मिलेगी। परिवर्तन आ गया। तो कहणे का तर त्यावेळी जे काही झालं असेल ते त्यावेळची काय परिस्थिती होती त्याच्या आधारावर काही निर्णय झाले असतील, पण मला वाटतं की आता हे ठरलं आहे की भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच पूर्ण युती असणार आहे आणि या युतीमध्येच आम्ही पुढे जाणार आहोत। कल आपने भंडारा में यही माध्यम संवाद में कहा था कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जो मशाल है वो कांग्रेस के हाथ में और ये बुझ जाएगी। तो आप लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि बाळा साहेबांची शिवसेना की जो ढाल तलवार है वो किसके हाथ में? नहीं, कल जो उन्होंने महाराष्ट्र भर एक मशाल पकड़ के ऐसा पंजा, ऐसा एक कंप्लीट उसने कैप्शन, उसके ग्राफिक्स भेजे थे। उसके ऊपर प्रश्न आया था कि भाई ये जो दिख रही मशाल, ये मशाल भारतीय जनता पार्टी और इसके लिए जोरों से काम करने के लिए है, ये मशाल में आपकी पार्टी जल जाएगी, ऐसा कुछ लोगों ने कमेंट किया था। तो मैंने कहा था कि उद्धव जी ने पंजा के हाथ में मशाल दी है और ये बात सही है ना कि उद्धव ठाकरे जी जब भारत जोड़ो यात्रा आई मुंबई में, उद्धव ठाकरे जी का प्रेजेंस है कांग्रेस पार्टी के इसमें। अब कांग्रेस पार्टी के साथ अगर शिवसेना गई है, उद्धव ठाकरे जी गए हैं, इसका अर्थ है कि उनका पूरा चुनाव मुंबई का चुनाव हो या महाराष्ट्र में गोंदिया का चुनाव हो, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हाथ में गया। तो मशाल किसके हाथ में जाएंगी? कांग्रेस राष्ट्रवादी के हाथ में घड़ी है, पंजा के साथ मशाल पकड़े हुई है। कहने का मतलब है उनका व्यवहार ऐसा है। कल के मेरे कहने का मतलब था कि पंजा के हाथ में मशाल है, इसका मतलब उनका कर्तव्य 2.5 साल से ऐसा है कि वो पंजा को और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब को सरेंडर हो चुके हैं। अब उन्होंने पूरा हिंदुत्व उनके हाथ में दे दिया है। वीर सावरकर जी के बारे में जो गलत बोलते हैं, जिनका इतिहास पढ़ने के बाद आंख में आंसू आता है, उनके बारे में उद्धव जी का स्टेटमेंट जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से हमने कहा है कि उनकी मशाल तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हाथ में है। तो ये स्वाभाविक है, उनकी कृति वैसी हो रही है। इस वजह से वो स्टेटमेंट आया था कि उद्धव ठाकरे जी को मशाल मिली, लेकिन वो मशाल कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हाथ में घड़ी पहने हुआ हाथ है और पंजे में मशाल है। और पूरे महाराष्ट्र में वो विचारों से वैसी ही बात कर रहे हैं, कृति में भी ऐसा ही कर रहे हैं, रोज के व्यवहार में भी ऐसा कर रहे हैं, और सरकार बनाने के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया। सरकार चलाने वक्त भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के हाथ में सरकार दे दी, और जो सरकार गई उसका मूलभूत कारण है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को युति करने के लिए, युति करने के बाद ही हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता नाराज होकर उनको छोड़कर चले गए। यह स्थिति आने वाली है। हम दो हमारे दो रहने वाले हैं, उसके बावजूद भी वो शरद पवार जी के और सोनिया गांधी जी के ट्रैप से बाहर नहीं निकल रहे। इसलिए मैंने बोला उनका तो पूरा कंट्रोल कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हाथ में है। सर, शिंदे गटाच्या 31 आमदारांना वायदयाची आता इलेक्शन देण्यात आलेली आहे की जनतेच्या पैशांची लूट नाही तर सरकार स्थापन झालेली अंबादास दानवेंनी आरोप केला आहे।
असा आहे की जेव्हा त्यांचं सरकार होतं त्या सरकारच्या काळातही अनेक आमदारांना सुरक्षा होती. आता आमदारांना सुरक्षा का असतं की जेव्हा ती एक कमिटी आहे चीफ सेक्रेटरी लेवलला किंवा सरकारी जी काही कमिटी असेल ते सरकार पाहतं. पक्ष म्हणून त्यात माझं लक्ष नाही आहे, पण तुम्ही जर प्रश्न विचारला तर याची एक सुरक्षा कमिटी आहे. ही सुरक्षा कमिटी निर्णय घेतं की कोणा आमदारांना काय सुरक्षा द्यायची, काय द्यायची, काय नाही द्यायची. किंवा एखादा आमदार खासदार नसेलही अनेक पत्रकार जरी असेल त्यांना वाटतं की सरकारला असं वाटलं की यांच्यावर उद्या जीव जाऊ शकतो किंवा यांच्यावर काही प्राणघातक हल्ला होऊ शकतं, सामान्य माणसालाही सुरक्षा मिळतं. त्यामुळे सिक्युरिटी या राज्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीला आहे, ती कुठल्या दर्जाची असावी याचा निर्णय ती समिती करतं. आणि त्या समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर त्या ठिकाणी पुढची कारवाई सरकार करतं असं माझा अभ्यास आहे. मी 5 वर्ष मंत्री म्हणून काम केलं आहे. म्हणजे दानवेने चुकीचे बोलले असं म्हणणं आहे आपलं. नाही, दानवेचा आता कसं आहे, दिवसभर काहीतरी एक टी व्हीमध्ये चाललो पाहिजे, काहीतरी त्या ठिकाणी आपलं नाव चालत राहिलं पाहिजे म्हणून काही लोक हे असे नरेटिव्ह सेट करतात, त्याच्यानुसार ते बोलत राहतात. पण त्यांना हे कळतं दानवेंना सिक्युरिटी आहे, दानवेंना एवढी सिक्युरिटी आहे, कळतं त्यांना की समिती निर्णय करतं. हे काही कुणा व्यक्ती निर्णय करत नाही, गृहमंत्री निर्णय करत नाही. एक समिती जी राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती आहे त्या समितीत निर्णय होतो, त्यानुसार सिक्युरिटीचा निर्णय होतो. राज्यामध्ये तुम्ही काल भंडाऱ्यात पण म्हटलं की नाना पटोलेला राजकारणातून संपवायचं आहे म्हणजे निवडणुकीच्या माध्यमातून तुम्ही एकीकडे त्यांना राजकारणातून संपवण्याचा म्हणजे एक मुद्दा उपस्थित करता आणि त्यांचंच नाव वारंवार तुम्ही राज्यात प्रत्येक कार्यक्रमात ठेवलं त्यांना त्यांचे नाव घेऊन तुम्ही वारंवार त्यांना वाढवत नाही असं वाटत नाही. मी राजकारणातून संपवा असं म्हटलं नाही. परत तर आपला दुरुस्ती करा. राजकारणातून संपवाचा अधिकार मला नाही, नंबर 2. नंबर 3, नाना पटोले हे जे दिवसभर झोपून उठल्यापासून झोपतपर्यंत मोदीजी 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 जे कॅसेट लावतात त्याला दुसरं कोण दिसत नाही. राहुल गांधीच्या विश्वासातलं होणे ना आपलं अध्यक्षपद टिकून ठेवणे. महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते काय बोलताय याचा विचार ते करत नाही. पण ज्या पद्धतीनं एका सूर्यासमोर दिवा अशी स्थिती नाना पटोलेची आहे, ज्या भाजपवर ते खासदार झाले आणि बाहेर पडून त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने ते मोदीजीवर आकांड तांडव करतात, मी असं म्हटलं आपली क्षमता ओळखली पाहिजे, माझी अवकात मला माहीत असली पाहिजे, माझी काय अवकात आहे, मला समजतं ती माझी किती परिस्थिती आहे. त्याच्या बाहेर जाऊन मी सोनिया गांधी बद्दल बोलणे, मी वरच्या नेत्याबद्दल बोलणे, बोलतील ना वरचे लोक. यांना मोदींचं नाव घेऊन आपल्या लिमिटच्या बाहेर आपली स्वतःची लिमिट काय लिमिट आहे नाना पटोलेची मोदीजी समोर? कोणाबद्दल बोलताय तुम्ही? ज्या नेत्याला 150 देशांनी स्वीकारलाय, ज्या नेत्याला संपूर्ण देशाने 303 खासदार दिले, ज्या नेत्याला सर्वसामान्य जनतेमध्ये आदर आहे, त्या नेत्याबद्दल तुमची काय ताकद आहे, तुमची काय परिस्थिती आहे, तुम्ही कशाला बोलताय? आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोदीजी मोदीजी करून कधी गावातला गाव गुंडा आणतात, कधी काही करतात, कधी लंपी आजार म्हणतात. मी असं म्हटलं त्यालाच लंपी आजार झालाय. मागच्या 2 महिन्यापासून बघा नाना पटोलेंचं प्रेस सुरू केली, कन्याकुमारी सुरू करतात प्रेस, ते जम्मू काश्मीरला संपवतात. दुसरं काही एखादं विधान केलं तर ते भंडाराहून सुरू करतात, तर अमेरिकेला जातात. मागच्या 2 महिन्यामध्ये त्यांचं जे मानसिक संतुलन आहे ना ते लंपी आजारासारखं बिघडलं आहे असं म्हटलं आहे मी. आणि त्यामुळं असंच जर मानसिक संतुलन राहिलं तर त्यांच्या मतदारसंघामध्ये आम्ही त्यांना निवडणूक 100% त्यांचा पराभव करू. पुढच्या वेळी नाना पटोले आमदार दिसणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. याच्यामध्ये मी कोणाला चॅलेंज केलं नाही आहे. आमचं काम आहे नाना पटोलेच्या भागात जाऊन पक्ष वाढवणे, मजबूत करणे, बूथवर 100 कार्यकर्ते वाढवणे, आणि आमचं तेच काम आहे काँग्रेसचा पराभव करणे, राष्ट्रवादीचा पराभव करणे. आम्ही त्याच्याकरताच भाजपमध्ये आहोत आणि त्यामुळे त्यात काय वाईट आहे. पण त्यांनी आपलं वर्तन दुरुस्त केलं पाहिजे. त्यांनी मोदीजीबद्दल जे रोज बोलतात आहे, राज्यात एक बोलत नाही. आपलं सरकार असताना कधी धानाचा बोनस आणला नाही, आपलं सरकार असताना गोंदिया भंडारासाठी काही आणलं नाही. राज्याचे अध्यक्ष होते ते, माझी जबाबदारी आहे भाजपचा अध्यक्ष म्हणून.
जर गोंदियात एखादा प्रश्न पत्रकाराने विचारला त्या प्रश्नावर मी तातडीनं सरकारशी बोललं पाहिजे. काय केलाय? कुठं गेला झाला होता बोनस? कुठं गेली उन्हाळी वीज? माझ्यासमोर मी ऊर्जा मंत्री असताना कलेक्टर ऑफिसला खाली बसले, मी खाली बसलो आणि निवेदन स्वीकारलं. काय म्हटलं होतं? 12 तास उन्हाळी वीज द्या. दिली? शेतकऱ्याची वीज कापू नका, नाही कापली. तुम्ही काय केलं 2.5 वर्षात? तुम्ही राज्याचे अध्यक्ष होते ना, तुमच्या अधिकारात सरकार होतं ना, सरकार तुमचं ऐकणार होतं ना, तुम्ही सरकारचे भाग होते ना. शेवटी काही गोष्टी कराव्या लागतात. नुसतं सकाळपासून बोलणं आणि नुसतं त्या ठिकाणी मला खूप समजतं असं वागणं हे योग्य नाही आहे. पुढच्या वेळी साकोलीची जनता मात्र त्यांना त्या ठिकाणी जागा दाखवणार आहे. अभी जैसे आगामी 2-3 माह के अंदर में गोंदिया नगर परिषद के इलेक्शन आने वाले हैं, तो ऑलरेडी आपकी बीजेपी का एक फेमस टूट करके चाबी संगठन बना हुआ है, तो क्या नगर पालिका के पहले चाबी संगठन का भाजपा में विलय होगा या कैसा रहेगा सर? आपकी क्या भूमिका रहेगी उसमें? क्योंकि है तो कार्यकर्ता आप ही के, आधे लोगों की इच्छा है कि बीजेपी में रहना चाहिए, और जो बीजेपी में भी और कुछ दिन से भी आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि 2 खेमे आपके 2 से 3 खेमे बटे हुए हैं आपके, और वही प्रत्याशी आपके प्रभागों में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बने हुए हैं. तो इसमें आप मतलब क्या भूमिका रहेगी सर? दो बातें अलग अलग है. एक बात तो पहली है कि चाबी का विधायक आज हमारे पास नहीं है. वो हमारे सरकार में कभी समर्थन है में ठीक है, लेकिन आज वो का प्रवेश नहीं हुआ है, उनके कार्यकर्ता का प्रवेश नहीं हुआ है. जिस दिन ऐसी परिस्थिति बनेगी उस दिन एक बात सोचेंगे क्या करना है, नंबर 1. नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मैंने सिफारिश की किसी की टिकट दो, वो नहीं होने वाला है. कोई कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बोला कि इसको टिकट दो, वो नहीं होने वाला है. पार्टी जनता क्या चाहती है, नेता और कोई कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, इसको ज़्यादा जनता किसको चाहती है उसको टिकट दो. इसका पूरी तरह से गोंदिया का सर्वेक्षण शुरू है आपके माहिती के लिए और जनता के माहिती के लिए भी. हमने अच्छी टीम लगाई है. केंद्र लेवल की एक टीम है, राज्य लेवल की एक टीम काम कर रही है, और जनता जिसको चाहेगी उसको ही टिकट मिलेगी. नेता बावनकुले बोलने के बाद भी किसी को नगर सेवक नहीं बनाया जाएगा. जनता जो चाहेगी हम निश्चित रूप से वही कार्यकर्ता को टिकट देंगे जो कार्यकर्ता जनता में रहेगा. सर, नगर पालिका के बारे में एक दूसरा सवाल है. पिछले बार फडणवीस साहब आए थे, उन्होंने गोंदिया की जनता से निवेदन किया इसको जिताओ, और बहुत से अक्षम लोगों को गोंदिया नगर पालिका में थोप दिया. उनको हमने 5 साल तक झेला. गोंदिया का विकास रुका. इवन जनता ऐसा भी कहती है कि अक्षम नेताओं के कारण नगर पालिका की जो विफलता रही उसके कारण गोंदिया का भाजपा का कैंडिडेट विधायक चुनाव में भी हारा. तो क्या फिर से ऐसे अक्षम लोग थोपे जाएंगे गोंदिया की जनता पे? जबकि गोंदिया की जनता आपसे इतना स्नेह करती है भाजपा से. अब आपको मैं बता रहा हूँ 23 साल हो गए गोंदिया को जिला बने. खासदार है, MLC है, सब है. हमारे गोंदिया जिले में अभी तक जिला जेल नहीं आई, फूड एंड ड्रग का ऑफिस नहीं आया 23 साल में, पोल्यूशन बोर्ड का ऑफिस नहीं आया, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन का ऑफिस नहीं आया. यहाँ पे 1 महीने पहले FDCM का जो 40 साल पुराना ऑफिस था उसको वाइंड अप करके भंडारा में मर्ज कर दिया गया. जब जनता आपसे भाजपा से इतनी स्नेह करती है गोंदिया जिले की जनता, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे और हमारी मदद करेंगे शहर की जनता की. निश्चित रूप से मैंने कहा कि एक देखिए कि आप गोंदिया की बात करें तो शहर की नगर पालिका की 5 साल पहले का गूगल मैप आप निकालेंगे गोंदिया का, जब ये सरकार बननी थी, नगर पालिका आने की थी, और आज गूगल मैप निकालेंगे कुछ हुआ है क्या? तो कुछ नक्की हुआ है. गड्ढे बढ़ गए. कुछ नहीं हुआ होगा वो ठीक असमाधानकारक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है. 5 साल पहले का आप गूगल मैप लेके बैठिए मेरे सामने, और अभी का गूगल मैप लेके कुछ गलियों के नाम निकालेंगे, कुछ रास्ते के नाम निकालेंगे. कोई भी सरकार आने के बाद 5 साल में कुछ पूरा परिवर्तन नहीं हो सकता है. लेकिन आपने जो अपनी भावना रखी है कि भाई हमारे जिले में अन्याय हो रहा है, वो अन्याय को कैसा दुरुस्त करना राज्य का अध्यक्ष करके निश्चित इसमें ख्याल डालने वालों. सर, काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ट्विट केलेलं आहे की जे सिंधुदुर्गला चिन्ह मिळालेलं आहे त्याच्यामध्ये बाळासाहेबांची ढाल आणि भाजपाची तलवार, काय सांगा? कोणी म्हटलं असं? नाना पटोले ट्विट केलंय. बाळासाहेबांची बाळासाहेबांची ढाल आणि बीजेपीची तलवार, युती आहे हमारी. काय सांगा?
देखिए, जब हम युती में लढ रहे, आम्ही युतीमध्ये जर आहे तर पूर्ण ताकदीने, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार जिंकण्याकरता जेवढी ताकद लागेल त्यापेक्षा जास्त 10 पट ताकद आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्या प्रत्येक उमेदवाराला देणार आहे. त्यामुळं शिंदेच्या मागे भारतीय जनता पार्टी ताकदीनं उभी आहे. तर नाना पटोले याची काळजी करू नका. तुम्ही आता मशालची काळजी करा, तुम्ही आता पंजाची काळजी करा, तुम्ही आता घडीची काळजी करा. आम्ही शिंदेजी आणि आम्ही आता एक आहोत. आणि ढाल तलवार आणि कमळ हे दोनही तुम्हाला अशी जागा दाखवणार आहे की महाराष्ट्रामध्ये ही महाविकास आघाडी आहे. मी तुम्हाला माझा शब्द लिहून घ्या, 2024 मध्ये उमेदवार सुद्धा भेटणार नाही. उमेदवार ही परिस्थिती आम्ही करणार आहे यांची. बावनकुळे साहब, थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है गोंदिया को लेकर के. माननीय फूके साहब भी यहाँ पर हैं, हमारे एमएलसी हैं. तो माननीय फूके साहब के माध्यम से गोंदिया शहर के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, इसलिए करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से शहर के 8 प्रभागों में 8 पानी की टंकी बनाई गई थी, जिसमें से मेरे जानकारी अनुसार अभी तक के एक टंकी की लागत जो थी 30 लाख रुपए थी, और अभी तक के 30 लाख की टंकी से 30 बूंद पानी भी नहीं मिला है लोगों को, और इसको अभी 3 वर्ष हो चुके हैं. तो कृपया आप लोगों से विनती है कि आपका काम अच्छा है, बीजेपी का नाम अच्छा है, तो 3 वर्ष बीत गया है, ठेकेदार को पेमेंट मिल गया है, सब मिल गया है, लेकिन टंकी से पानी कब तक मिलेगा? नहीं, एक बार आज मैं फूके साहब खुद उसकी बैठक लेंगे, और आपकी भावना है कि तत्काल उनको काम पूरा हुआ लेकिन पानी नहीं मिल रही है, अच्छी बात नहीं है. मैं पालक मंत्री से बात करूंगा आज, और फूके साहब भी उनके इंटरवेंशन करेंगे. मैं पालक मंत्री से बात करता हूं, उनके आने वाली बैठक में वो विषय रखें, और फूके साहब भी उसमें खुद स्पॉट पे जाकर निर्णय करें. गोंदिया जिले का पालक मंत्री ने तो इस बार एक्सपांशन में, अब आप बड़े पद पे हैं. आपका जो कंप्लीट जैसा को ऐसा मैसेज आपने बोला है ऐसा होना चाहिए. मैं एकनाथ शिंदे आज रात तक, आज शाम तक, आज के शाम के, आज शाम के 9 बजे के पहले आपके नाम सहित मैसेज मैं एकनाथ शिंदे जी को भेजता हूँ. पानी टंकी में ऐसी कई जगह जहां आरओ प्लांट लगा है, उस आरओ प्लांट का कनेक्शन कुएं के साथ जोड़ा गया, उसके लिए भी थोड़ा सा मैं वो दोनों बातें मैं खुद ही देख करता हूँ, मेरे को खुद ध्यान नहीं, आज खुद आपको ही लेके जाता हूँ. 2 बजे महाराष्ट्र में जो आगामी विकास चुनाव होंगे, नगर परिषद महानगर पालिका शिंदे गुट के साथ बीजेपी गठबंधन करके, हाँ 1,00,000% 1,000% शिंदे और सरकार बनाई है, तब से बीजेपी सिंधु गुट को बढ़ावा देती है, ये आरोप है. यानी हर प्रोग्राम में देखिए, बताइए कि आप सोचिए, एक मर्द मराठा कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे अन्याय के खिलाफ लड़ता है, सरकार को लात मार के वापस आता है, और सरकार को लात मार के वापस आके मंत्री था, उस समय मंत्री थे वो, और वो अन्याय के खिलाफ क्या लड़ते हैं कि भाई जिसके खिलाफ हम चुन के आए हैं, तो सभा में तुमने क्यों एग्री किया? जनता के सामने 20 सभाओं में कहा कि हम चुनाव देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं. अमित भाई की सभा में खुद उद्धव जी ने कहा कि अमित भाई, देवेंद्र जी हमारे नेता है. तो जब उनको लगा उनका भविष्य अंधार में है, ये सुधरते नहीं है उद्धव जी, ये पूरे ट्रैप में चले गए. और वो जो नेता इतनी सरकार छोड़ के आता है और एक पूरी मर्द मराठा की ताकत बताता है, और सरकार के गलत रास्ते को वो छोड़कर अच्छा रास्ता चुनता है, युति का रास्ता चुनता है, जो ओरिजिनल युति है, नेचुरल, उसको कैसा बढ़ावा नहीं देंगे? और क्यों बढ़ावा नहीं देंगे? हम देश के हमारे नेताओं ने फैसला किया, हमारे देवेंद्र जी ने कॉम्प्रोमाइज किया, सेकंड पोजीशन ली, क्यों नहीं करेंगे? हिंदुत्व के लिए जो लोग कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं उसको क्यों नहीं बढ़ावा देंगे? तो हम निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बने उनको बनाए. अरे भाई साहब, कितना बड़ा निश्चय नहीं है ये महाराष्ट्र के इतिहास में? क्या नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया था? नीतीश कुमार जी को कहा था तुम्हारी सीटें कम आएंगी तो भी हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे. भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और ये तो समर्पण है, ये तो समर्पण बीजेपी का है. ये कोई नेता अगर हिंदुत्व के लिए लड़ता है, हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता है, उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए. ये तो हमारा समर्पण ही है.
तो हम इसके लिए काम करेंगे और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार दोबारा पूरी ताकत से महाराष्ट्र में आएगी और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 200 प्लस करके आएगी। यही मांग शिवसेना की अगर भाजपा 2019 के जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसके बाद मान ली होती तो आज एनसीपी और कांग्रेस का तो वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, आप अभी जो पहले 56 विधायक थे शिवसेना के, अभी 40 विधायक का गुट, तो 4 बजे तक की ये स्थिति थी कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। 4:30 बजे करीब वो खुद आके बोलते हैं कि मैं सरकार से बाहर रहूंगा और बाहर से देखूंगा। मतलब 4:45 बजे स्थिति ये बन जाती कि वो बोलते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री पद बनूंगा और ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर यही मांगे आप उनकी पहले 2019 में मान दिए होते तो क्यों मानेंगे भैया? क्यों मानेंगे? 100 देखिए नेचुरल क्या था भाई साहब, नेचुरल क्या था? नेचुरल अलायंस क्या है? 105 चुन के आए। सुनिए, नेचुरल जब अलायंस होता है नेचुरल, ये तो सरकार छोड़ के आके या मुख्यमंत्री हम उनको बनाया गया। नेचुरल ये बोला नहीं था ना किसी ने उनको, वो जो बात करते ना हमको बोला था भाई तुमने पब्लिक के सामने बोला है ना कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी बनेंगे। 2019 के चुनाव में विधायक चुन के जब चुनाव लगा था, आपको 20 भाषण देता हूं उनके मैं, उनने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसा ही चुनाव हुआ, मैंडेट मिला। मैंडेट उद्धव ठाकरे के चेहरे पे नहीं मिला, मैंडेट मोदी जी के चेहरे पे मिला है। तो हमने वो समय पे उनकी जवाबदारी थी कि डीसीएम उनको लेना और सीएम देवेंद्र जी को बनाना। लेकिन अभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि जब हमारे नेताओं ने ठहराया, एकनाथ शिंदे जी जब 40 लोग लेकर आए तो क्या फर्क पड़ता है ऐसे कार्यकर्ता को एक बार चांस देने के लिए। और देवेंद्र जी ने बड़ा मन किया, उनके लिए जैसा कार्यकर्ता मैंने जीवन में देखा नहीं है। उन्होंने बड़ा मन किया कि उन्होंने डीसीएम का पद स्वीकारा और महाराष्ट्र के लिए अच्छा हुआ ना। आज महाराष्ट्र के लिए ये ठीक था क्या जो 18 महीने मुख्यमंत्री नहीं आ रहा है? जो कांग्रेस राष्ट्रवादी पूरी सरकार को खींच रही है कि आज ठीक है कि 18 घंटे काम करने वाले 2 बैट्समैन आए हैं, ये ठीक है कि वो ठीक है? या पालक मंत्री झंडा टू झंडा था, अब सुधीर मुनगंटीवार जैसे पालक मंत्री, ये ठीक है कि वो ठीक है? जनता के हित में क्या है? बोनस देने वाली सरकार ठीक है क्या नहीं है? जनता के लिए क्या जरूरत अच्छा है कि जो सरकार 18 घंटे काम करे वो सरकार अच्छी है कि 18 घंटे सो के रहे वो सरकार अच्छी है? तो मुझे लगता है जो बना वो अच्छा बना है और आगे भी देखना आप 2 साल में आप जोड़ेंगे, हम 2.5 साल का काम 2 साल में पूरा करेंगे, 5 साल का काम 2 साल में पूरा करेंगे। हमारे देवेंद्र जी और एकनाथ जी दोनों जोड़ी पूरी ताकत के साथ बैटिंग करेंगी और मैं दावे के साथ कहता हूं जो रुके हुए भाई साहब ने जो बोले वो सारे काम मार के लगेंगे। आपने अभी गोंदिया पालक मंत्री के विषय में बात की कि मुनगंटीवार जो हैं अच्छे हैं, लेकिन गोंदिया वालों के गोंदिया निवासियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोंदिया जिले के अगर विधायक को पालक मंत्री का पद मिले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा सबका मानना है। अभी आखिरी निर्णय हो गया क्या? ये अभी एक्सपेंशन बाकी है, एक्सपेंशन में कुछ हो सकता है आगे। ये देखिए, ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का, मेरा अधिकार तो है नहीं। बट आपकी बात पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। निश्चित रूप से मैंने जैसा भैया की बात कही, आपकी बात सरकार के पास पहुंचाने का काम मेरा है। मेरा आखिरी सवाल है, हाँ, आखिरी सवाल है मेरा कि गोंदिया जिला परिषद में अब संख्या बल की सुबह हो चुकी है। हाँ। तो प्रफुल्ल भाई के साथ हनीमून कब समाप्त होगा? 6 महीने में कि 12 महीने? आपको डर लगता है आपके घर से पार्टी को आज की प्रेस में आप घर से निर्णय करके आएगा ये? पार्टी के कार्यकर्ता आपको बोल नहीं सकते, कुछ डरते हैं, आप टिकट नहीं दोगे, सरपंच की जिला परिषद, उनके मन में बहुत गुस्सा है आपके प्रति, हाईकमांड के प्रति। तो आज आपके पास संख्या बल है, तो हनीमून कब खत्म होगा, कब सुबह होगी, ये बताइए आप। हर चीज का निर्णय समय करता है। सर ठाकरे सरकारने जे मसाला आहे त्याच्यावर आक्षेप घेतलाय समता परिषदेने, काय सांगाल? निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतलाय, विचार करून घेतला असेल। आता कुणीतरी मशालावर दावा केला असेल तर मला ते आज कळलं आहे, पण मला वाटतं की निवडणूक आयोगाने जो निर्णय घेतला असेल त्याबद्दल मी काही बोलणं योग्य नाही। निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, इंडिपेंडेंट आहे, त्याच्या निर्णयावर मी काही इथे टीका करणे काही योग्य नाही किंवा त्यांच्याबद्दल काही टिप्पणी करणे काही योग्य नाही। हां, काय म्हटलं?
अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल यांनी भाजपा सरकार बंद झालाय, पण असं जाणवलं आहे की भारतीय जनता पार्टी विनोद अग्रवाल यांना डावलण्याचा प्रयत्न करते कुठं? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से कहाँ चुन के आए? वो तो अपक्ष चुन के आए। भाई साहब, जब तक वो अपक्ष है तो अपक्ष ही बात करेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी से चुन के आए क्या? चुन के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से चुन के आते तो को डावलने का सवाल नहीं है। वो सरकार में साथ में है, सरकार उनके साथ में सरकार काम करेगी। संगठन में आज हमारे साथ नहीं है वो। सर मेरा एक सवाल, सर आमदार खासदार कोई भी सदन में भाषण करता है, कोई भी नेता की टिंगल एक्टिंग करता है, उस पर गुना दर्ज किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, उसका सम्मान किया जाता है, उसके नारे लगे जाते हैं कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस पे कोई गुना दाखिल आज तक नहीं हुआ, इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए कि हम लोग लोकशाही में सहनशीलता वाले हैं। हम लोग इस प्रकार के नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ खिलाफ बोला तो जेल में डालो, नारायण राणे जी को उठा के जेल में डालो, इस प्रकार की हमारी संस्कृति नहीं है। एक लेवल पे सहन किया जा सकता है, और जनता के जब प्रतिनिधि होते हैं तो हमने गाली सुनने की भी थोड़ी सी आदत रखनी चाहिए। तो लोग थोड़ा बोलते हैं तो हम सहन भी कर लेते हैं, लेकिन लिमिट के बाहर बोलेंगे तो हमारे कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। मुर्दाबाद बोला, जिंदाबाद बोला, ठीक है, ओके, लेकिन लिमिट के बाहर बोलेगा तो मोदी जी के बारे में कोई बोलेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन एक लोकशाही की समय सीमा में कोई बोलता है, उसके लोकशाही में जो शब्द है उसमें कोई बोलता तो हम टीका सहन करेंगे, उसके बाहर नहीं करेंगे। मोदी जी के पुतले भी जलाए हैं, उसके ऊपर भी गुना दर्ज नहीं हुआ था? नहीं, मोदी जी के पुतले जलाए उसके ऊपर गुना दर्ज हुए हैं। हमने सारे लोगों ने, मैं खुद पुलिस स्टेशन में गया था, बहुत जगह गया था, वो सारे जगह गुना दाखिल हुए। कोई अगर छूटा है तो मुझे बताइए। सर काल भंडारामध्ये धान घोटाळ्यासंदर्भात आपण एका नेत्याचं नाव घोषित केलेलं होतं त्या ठिकाणी। आज गोंदिया भंडारा जिल्ह्यामध्ये जो तांदूळ घोटाळा देखील झालेला आहे, धान्य घोटाळ्यासोबत आपण एखाद्या नेत्याचं नाव समोर आणणार का? भाजपच्या एका माजी नेत्याचा देखील तांदूळ घोटाळ्यात समावेश आहे? नहीं, देवेंद्र जी ने स्पष्ट कहा है, देवेंद्र जी ने स्पष्ट सांगितलं आहे की तांदूळ घोटाळा, धान घोटाळा कोणी असो, त्यांची राज्य सरकारमार्फत यानंतर तर होऊच देणार नाही। झाला असेल तो झाला, जो आहे मागे गोंदिया आणि भंडाऱ्यामध्ये, त्यावर इतकी कडक कारवाई होणार आहे, तुम्हाला लवकरच कळेल। सर, दो सांसद यहाँ पर बैठे हैं, माननीय सुनील बेटे जी और सांसद अशोक डेंगे जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गोंदिया जिले को इन दोनों सांसदों की बड़ी कड़ी मेहनत, विशेष प्रयासों के बाद और बड़ी प्रतीक्षा के बाद में एक विमानतल से एक एयर इंडिया, मतलब ये फ्लाइंग की हवाई सेवा हैदराबाद और इंदौर के लिए शुरू हुई थी, जो बंद कर दी। देखिए सांसद जी को भी मालूम होगा कि फ्लाइंग के लिए जो प्रवासी लगते हैं रोज के रोज, वो प्रवासी अगर बस को नहीं मिलते हैं, रेलवे को नहीं मिलते हैं, तो उनके नॉर्म्स के हिसाब से वो बंद करते हैं। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे जानकारी नहीं है, वो विधायक जी, खासदार जी बताएंगे। उनके आपसे आप मेरी प्रेस में, आप अलग प्रेस ले लीजिए उनकी, मेरी प्रेस में मैं बता पाऊंगा, लेकिन मैं वो क्यों हुआ है इसका निश्चित रूप से आंसर अपने दोनों खासदार देंगे, उनको पूरी जानकारी होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य के अध्यक्ष करके मेरी है, तो राज्य के कुछ प्रश्न हो गए, संगठनात्मक कुछ प्रश्न हो गए, भाई साहब ने कुछ प्रश्न बताए पालक मंत्री के बारे में। ये जो प्रश्न है निश्चित रूप से जहाँ जहाँ डाय से बताऊंगा, लेकिन जो छोटे छोटे जो जिससे लेकर प्रश्न है उनकी प्रेस हो जाए तो वो बताएंगे आपको। सर, तांदळावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एजीनेक्स या कंपनीची महाराष्ट्राने नियुक्ती केलेली होती आणि मोठ्या प्रमाणात तांदळाचा घोटाळा झाला आहे। एजीनेक्सच्या चौकशी संदर्भात आपण काही कारवाई करणार का? मी कारवाई करायचं, मी आधीच सांगितलं, मी राज्याचा अध्यक्ष म्हणून तुम्ही सांगितलेले प्रश्न योग्य डायसवर नेणे। तुम्ही आता मला जे सांगितलं आम्ही ते लिहून घेतलं, आमच्या रघुनाथ पांडे यांनी ते लिहून घेतल्यावर ज्यांनी ज्यांनी मला प्रश्न सांगितला ते सर्व त्या डायसवर पोहोचवेल मी। रेलवे के विषय में मेरे पास अभी एक निवेदन आया हुआ है। कौन सी रेलवे 2 साल पहले बराबर चलती थी, अभी नहीं चल रही है, कोई कारण। मैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, इनको आज जाने के बाद राज्य का आदेश करके लेटर लिखने वाला हूँ कि 3 साल पहले जो रेलवे की स्थिति गोंदिया की थी, नरखेड़ की थी, काटोल की थी, हर विदर्भ में ऐसे कई जगह है जहाँ स्थिति थी 3 साल पहले, वो स्थिति कायम रहना चाहिए। इसके लिए मैं राज्य का आदेश करके नरखेड़, गोंदिया, काटोल, ये सारे चीज़ों को मैं पहुँचाने वाला हूँ।